जब जूही ने बहस के दौरान पहली बार देखा था कि रोही पंजाबी डांस कर रही है, तो उसके सीने में कुछ टूट सा गया। वह धीमे से खड़ी होकर दूर से देख रही थी। रोही का चेहरा उसे अपना ही क्यों नहीं लग रहा था। हंसी कैसी कर्कश थी, कदम अनजाने से तेज और कठोर। जूही की आंखों में क्रोध उबल आया। यह उसका पारिवारिक समारोह था, गोद भराई, घर में खुशी और लोगों का आना जाना, और उसे लगा कि रोही ने सब कुछ शर्मसार कर दिया है। उसने आवाज उठाते हुए कहा, रोही, तुम मेरी गोद भराई की रस्म क्यों खराब कर रही हो? पंजाबी डांस क्यों कर रही थी? रोही चुपचाप रुक गई। उसके चेहरे पर उलझन और डर के संकेत थे। उसने हाथ उठाकर कहा, जूही, मैंने कहा, पंजाबी डांस? मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे भरोसा करो। उसकी आवाज में ऐसी मासूमियत थी कि कुछ पल के लिए जूही को लगा कि शायद वह झूठ बोल रही है। लेकिन दादी की नजरों में धैर्य कम और गुस्सा ज्यादा था। दादी ने रोही का हाथ पकड़कर कस लिया। आंखों में आंसू की तरह पनपी नफरत थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी की आवाज काटती हुई निकली। इतनी बड़ी गलती करने के बाद बहाने बनाना। तुमने अपनी बहन की रस्म खराब की और मोहल्ले की औरतें मुझे ताने दे रही हैं। आज हमारे घर की इज्जत तुम्हारी वजह से गई। दादी का चेहरा कारहा हो रहा था। वह मोहल्ले की बातों के बोझ तले कुर्सी पर बैठ गई। नाहर ने रोही का बचाव करने की कोशिश की। उसकी आवाज नम और मजबूर थी। दादी, मुझे लगता है रोही की तबीयत ठीक नहीं है। आप उसे कुछ मत कहिए। फिर तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन उसका बचाव भी अजीब तरह से छोटा पड़ रहा था, जैसे हवा में कोई चीज उसे खींचकर पीछे खींच रही हो। सोनिया, जो जूही की करीबी थी, बोली, तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम्हारी गोद भराई खराब हुई है, कल बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं कह रही हूं, उससे दूर रहो। सोनिया की बातों में इतनी निश्चितता थी कि जूही के दिल में शक की कीड़ा बैठ गया। क्या रोही ने सचमुच जानबूझकर ऐसा किया था? पर घर वालों को एक बड़ी बात का एहसास नहीं था कि यह सब कुछ किसी मानवीय कारण से नहीं हो रहा था। यह काम किसी परछाई का था, किसी झूठी शक्ल का, जिसने रोही का चेहरा धारण कर सबको धोखा दिया था। और यही सच्चाई धीरे धीरे रोही के ऊपर भारी होती जा रही थी। रोही अपने कमरे में गई। दरवाजा बंद करते ही वह दीवार से टिकी बैठ गई, धड़कनें तेज और सांसें कटती हुई। रोही के मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। मैंने कब डांस किया? मैंने किसका अपमान किया? क्या मैंने लोगों को सताने के लिए ऐसा किया होगा? वह खुद से ही बेगाने लग रही थी। रात का सन्नाटा उसके चारों ओर कस रहा था और घर की दीवारें जैसे उसकी हर सांस सुन रही हों। अचानक अंधेरे में कुछ हिलने डुलने जैसा हुआ। उसके सामने एक साया उभरा, न तो पूरी तरह ठोस न पूरी तरह वायु, मानो किसी पुराने आईने में टेढ़े मेढ़े प्रतिबिंब की तरह। परछाई के होंठ एक तरह की थरथराहट से मुस्कुराए। उसकी हंसी में कोई मीठापन नहीं था। वह नजरें ज्यों की त्यों ठंडी और कटु थीं। यह तो बस शुरुआत है रोही, परछाई ने कहा। उसकी आवाज कर्कश और चिल्लाती हुई नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर तक समाने वाली थी। मैं तुम्हें नाहर से दूर कर दूंगी और इस घर से भी निकाल दूंगी। नाहर अब सिर्फ मेरा होगा। उसके शब्द मानो कमरे की हवा में घुल गए और रोही के होंठों पर कांपती हुई थरथराहट छोड़ गए। रोही की आंखों में भय चमक उठा। तू कौन है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज फड़फड़ा रही थी। मुझसे ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुझे क्यों परेशान किया? परछाई का चेहरा और कठोर हो गया। वह कट्टरता से कहने लगी कि उसे कोई कारण नहीं चाहिए। उसके इरादे केवल क्रोध से भरे थे। जैसे ही परछाई ने हमला करने की कोशिश की, रोही जोर से चिल्लाई। उसकी चीख में घर की दीवारों की रगड़ थी। उसी समय नाहर कमरे में आया। उसे रोही की हालत देखकर हैरानी हुई। वह कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मुट्ठी कसकर नाहर की कमर पकड़ लेती थी। नाहर ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पर रोही कुछ नहीं कह सकी। वह सिर्फ नाहर को मजबूती से पकड़ती रही और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे।